हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का रॉयल लंदन कप का मैच, जो कि होने जा रहा है वाविक्शर और नॉटिंघमशायर के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है एजबस्टन बर्मिंघम में, जो कि वाविक्शर का घर है। आपको याद ही होगा, अगर आपने इंटरनेशनल मैचेस वगैरह थोड़े बहुत खेले होंगे, इंग्लैंड और पाकिस्तान का लास्ट जो मैच था वो इस ग्राउंड पे हुआ था। अगर आपने वो मैच देखा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हुआ होगा कि इस ग्राउंड पे एक्चुअली में होता क्या है। और बातें सिर्फ इस ग्राउंड के बारे में नहीं है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी है। काफ़ी टीमों की तरह, मतलब काफ़ी टीम में हर टीम की तरह ये दोनों टीम भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं 100 वगैरह और इंटरनेशनल मैचेस की वजह से। तो एक झटके में बहुत सारे नए प्लेयर्स को आपको इस मैच में खेलते हुए दिख जाएगा। ठीक है, वारविकशायर ने पहले मैच डे में मैच खेला था ग्लैमरगन के अगेंस्ट में, हालांकि वहाँ पे उनको हारना पड़ा था। लेकिन इस मैच में उनकी टीम में भी एक दो इंक्लूशंस और होने वाले हैं। नॉटिंघमशायर की पूरी टीम ही बदल गई है, और मतलब ये टीम, अगर आप ओवर द ईयर्स नॉटिंघमशायर को फॉलो करते होंगे तो आपको इस टीम में कोई सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स वापस से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ऐसा सोचना गलत होगा। जितना है जो है उसको तो हम यूज़ करेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें होंगी, कुछ प्लेयर्स होंगे जिनके ऊपर हम फोकस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। वेदर क्लाउडी है, लेकिन रेन का चांस मुझे नहीं दिख रहा है, ज़्यादा हो सकता है बारिश नहीं हो, ज़्यादा चांसेस वही है। आखिरी सीजन की बात करें तो वाविकशायर 7वें स्थान पर उन्होंने खत्म किया था सेम ग्रुप पे, जिस ग्रुप पे नॉटिंघमशायर भी थे, और पहले स्थान पर नॉटिंघमशायर ने खत्म किया था। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो यहाँ पर भी नॉटिंघमशायर आपको आगे होते हुए दिख जाएगी। और जैसे कि आपको पता ही होगा, काउंटी सर्किट में नॉटिंघमशायर काफ़ी बड़ी टीम है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट क्यों ना हो जाए। इस ग्राउंड पे अगर मैं बात करूं तो ये घर तो है वारविकशायर का, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड्स उनके बहुत अच्छे नहीं नजर आते हैं। पिछले 3 सीजनों में 2 सीजनों में जो 3-3 करके मैच कंप्लीट करे हैं, एक नो रिजल्ट अगर हम छोड़ दें और टाई अगर हम छोड़ दें, तो ज़्यादा मैचेस वो हारे हैं देन जीते जो मैचेस हैं उससे। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें तो पिछले 2 सीजनों में ये कुछ परफॉर्मर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से वारविकशायर के होकर स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे थे सैम हेन। कोई सा भी फिक्सचर, कोई सा भी फॉर्मेट आपको दिख जाए, इनका नाम आपको हमेशा ही देखने को मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा भी या कहीं कम भी। लेकिन ये अवेलेबल नहीं है ऑफकोर्स। नॉटिंघमशायर की तरफ से बात करें तो क्लार्क अवेलेबल नहीं है, मोर्स नहीं है, मुलानी नहीं है, लेकिन बाकी जो हैं उनमें से बेन स्लेटर आपको दिख जाएंगे। इनके बारे में हमें बहुत बातें करनी है आगे। आप देख सकते हैं 4 मैचेस उन्होंने खेल के रखा था, और चारों ही मैच पर उन्होंने 50+ स्कोर बना के रखा हुआ था। ज़्यादा मैचेस वो खेले नहीं थे, लेकिन जितना ही खेला था उतना काफ़ी था इम्पैक्ट डालने के लिए। पीटर ट्रेगो पिछले एडिशन में सोमरसेट के होकर खेलते थे, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। इस सीज़न में नहीं, पिछले सीज़न से वो नॉटिंघमशायर की टीम के होकर खेले हैं, और ये पहली बार होने वाला है कि जब पीटर ट्रेगो रॉयल लंदन कप खेलने वाले हैं नॉटिंघमशायर की टीम के होकर। बॉलिंग में लेकिन वारविकशायर की तरफ से कोई नाम को देखने को नहीं मिलता है, और यही एक ओवर द ईयर्स वीकनेस रहा है वारविकशायर की तरफ से। नॉटिंघमशायर की तरफ से हमें ल्यूक फ्लेचर और जेक बॉल देखने को मिले थे, इनमें से जेक बॉल अवेलेबल नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं, जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं 2015 से। ठीक है, ये मैच कहीं और हुआ था, मतलब कॉमन ग्राउंड जो है इन दोनों टीमों का होम ग्राउंड, वहाँ पे नहीं। क्या हुआ था मामला हम थोड़ा देख लेते हैं। वारविकशायर ने बनाया था 220, करंट स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फ्लेशर का एक विकेट आपको दिख जाता है। नॉटिंघमशायर ने बहुत ही ज़्यादा आराम से, मतलब कुछ ज़्यादा ही आराम से चेस कर लिया था। 28 ओवर में 221 रन, वो भी एक विकेट के नुकसान पर। और आप समझ सकते हैं जब एलेक्स हेल्स खड़े हो जाते हैं तो चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। तो ऐसा चला भी था, और नॉटिंघमशायर ने पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट करा था, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। अगला मैच जो नॉटिंघम में हुआ था, फिर से देखिए नॉटिंघमशायर की बैटिंग 415। प्लेयर्स कोई अवेलेबल नहीं है, कोई आए होंगे, खेले होंगे, गए होंगे, लेकिन स्कोर्स आप देखिए। वारविकशायर भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उनका अच्छा बैटिंग था, जहाँ पर सैम हेन थे, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। फ्लेचर वापस से एक विकेट निकालते हुए आपको दिख रहे हैं। अगला मैच और पहला मैच जो बर्मिंघम में हुआ था, फिर से नॉटिंघमशायर का बैटिंग अच्छा हुआ। इस बार मुलानी थे, और भी कोई रहे होंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं वो अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से भी कोई अवेलेबल नहीं है। मुलानी के बॉलिंग से विकेट थे, हेन के परफॉर्मेंसेस के साथ। वारविकशायर की बैटिंग भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन पीछे ही रह गए वो वापस से नॉटिंघमशायर से। यह है पहला मेरे ख्याल से नहीं, दूसरा मैच जो इस फिक्चर में हमारे पास आ रहा है। नॉटिंघम में जो हुआ था, वारविकशायर की बैटिंग वापस से यहाँ पर अच्छी रही, जहाँ पर पुलॉक आपको दिख रहे हैं और बैटिंग से कंट्रीब्यूट करते हुए। बाकी बॉलरों में से कोई अवेलेबल नहीं है। नॉटिंघमशायर का बैटिंग यहाँ पर हो गया था कोलैप्स। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई भी नहीं है जिनके बारे में हम कुछ कह सकें। और आखिरी जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, वो भी इसी ग्राउंड पे हुआ था बर्मिंघम में। वापस से नॉटिंघमशायर ने 300 के ऊपर बना दिया। तो कितनी बार इस फिक्चर में हमने 300 के ऊपर टोटल जाते हुए देखा है, स्पेशली नॉटिंघमशायर की तरफ से, ये आप देख सकते हैं। वारविकशायर की बैटिंग भी डिसेंट रही है,
बिल्कुल पहला वाला जो मैच अपने, अच्छा ये वाला मैच एक बार देख लेते हैं। ये वाले मैच में क्या हुआ था कि क्लार्क ने लगा, स्लेटर ने लगाया था 100। बाकी ल्यूक फ्लेचर की बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूशन हमें देख रहे हैं। बाकी विल रोड्स इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट करे थे बॉलिंग से, ल्यूक फ्लेचर वापस से यहाँ पर बॉलिंग से भी थे। तो जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं कि बैटिंग हेवी टीम दोनों ही टीमें होती हैं और उसका रिफ्लेक्शन भी पूरी तरीके से हमें दिख रहा है। नाम कॉमन नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस अगर हम टीम के बेसिस से बात करें तो वो तो कॉमन है। कुछ प्लेयर्स अभी कॉमन नहीं है, तो वो नाम हम नहीं देखेंगे तो ही बेहतर। वार्विकशायर का बैटिंग 2 बार कोलैप्स हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर इनिंग्स में यहाँ पे रन बने हैं। 10 इनिंग्स हैं 5 मैचेस के, उनमें से 7 बार तो यहाँ पे 290 प्लस स्कोर गया है। नोटिस करो, देखो 7 बार मतलब यहाँ पर तो चलिए चेज हुआ था, नहीं तो शायद हो भी जाता। 220 आप कह सकते हैं लो स्कोर इस फिक्चर के कंपैरिजन में, तो 221 यहाँ पर बना दिया नॉटिंघमशायर ने। उसके बाद नोटिस करो 415, 379 एक ही मैच पर। कितना ही रेयर आपको देखने को मिलता होगा कि मतलब एक मैच में दोनों टीम 370 के ऊपर स्कोर जो है बना रही है। उसके बाद 303, 293 यहाँ पर भी हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ, थोड़ा कम मतलब ऊपर मैचेस से, लेकिन ये भी हाई स्कोरिंग एनकाउंटर ही था। उसके बाद ये था दूसरा इनिंग्स जहाँ पर किसी टीम का बैटिंग कोलैप्स हुआ था और ये नॉटिंघम था जो टीम। बाकी 295 तो यहाँ पर वार्विकशायर ने बना दिया था। और आखिरी जो मैच हुआ था बर्मिंघम में, यहाँ पर भी हमने 300 ओवर बनते हुए देखा है और बैटिंग यहाँ पर कोलैप्स हुआ था वार्विकशायर का, ठीक है। ओवरऑल नॉटिंघम यहाँ पर डोमिनेटिंग रही है, लेकिन उनका भी एक बार बैटिंग कोलैप्स हुआ है। नहीं तो ये फिक्सचर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हाई स्कोर दिखाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम है, ऑल टाइम नहीं, ठीक है। 10 में से 7 इनिंग्स में यहाँ पर हमने बहुत रन्स बनते हुए देखे हैं, 300, 350, 400 तक भी हमने बनते हुए देखा है और बैटिंग कोलैप्स भी एक आध बार हुआ है। इंडिविजुअलिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर्स नहीं हैं। ल्यूक फ्लेचर जो पुराने प्लेयरों में से हैं, उनका कुछ नाम आपने देखा है। इवन लास्ट हेड टू हेड मैच पे जो इसी ग्राउंड पे हुआ था, उन्होंने बॉलिंग से भी डोमिनेट करा था और बैटिंग से भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका था। इसके अलावा स्लेटर हमें देखने को मिल रहे हैं, बाकी उस तरह से कोई कंसिस्टेंटली अवेलेबल नहीं है। अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें तो कुछ हद तक सैम हेल का परफॉर्मेंस आपने देखा है वार्विकशायर की तरफ से, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। नॉटिंघमशायर की तरफ से एक प्लेयर का नाम आपको देखने को मिल जाता है, वो है बेन स्लेटर। बेन स्लेटर पहले खेलते थे डर्बीशायर के होकर, वहाँ पे भी जब उन्होंने 2 मैच खेल के रखा था इस टीम के अगेंस्ट में, वो इस ग्राउंड पे भी हो सकता है या फिर डर्बीशायर के होकर जब वो खेलते थे डर्बीशायर के घर पे भी हो सकता है, लेकिन रन उन्होंने बनाया है। और एकमात्र मैच जो उन्होंने नॉटिंघमशायर के होकर खेला था, वहाँ पर भी उन्होंने 100 मार के रखा हुआ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है इस फिक्चर में, ठीक है। 80 का औसत फॉर एन ओपनर बहुत ही बड़ी बात है। आगे भी कुछ बातें हम करेंगे इनके बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से बताने लायक था। अभी एक बार देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। रॉयल इंटर का भी कुछ मैचेस हम देखेंगे और इंटरनेशनल के भी कुछ मैचेस होंगे जो हम नोटिस करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, यह है पहला मैच जो हुआ था वार्विकशायर और यॉर्कशायर के बीच में। 270 यहाँ पर बना था, ठीक ठाक स्कोर है, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। रोड्स आपको दिख रहे होंगे, पेसर्स का अपर हैंड। बॉलिंग से ये जो ब्रूक्स है, ये हैरी या हेनरी ब्रूक्स है, इनका जो छोटा भाई है वो अभी खेल रहा है, जो इथन या कुछ नाम होगा, वो अभी इस करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। तो ये ब्रूक्स वाले जो नाम आप देख रहे हैं ना, ये एज ब्रूक्स है, ना कि ई ब्रूक्स जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं। बाकी वोक्स के विकेट्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये मैच हो गया था टाई। हाई स्कोरिंग एनकाउंटर ही था आप कह सकते हैं, पेसर्स का अपर हैंड बॉलिंग में। अगला मैच जो हेड टू हेड आपने देखा था, रोड्स ने यहाँ पर भी एक विकेट निकाला था, हालांकि बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं थे। 301 बना था और बैटिंग को लैस करवा दिया था पेसरों ने ही, वार्विकशायर का। अगला मैच यहाँ पर रन वापस से थोड़ा कम ही बना, 211 रन बना था, जहाँ पर हेन और वोक्स के 50 प्लस के स्कोर थे। डरहम ने बहुत ही इजीली यहाँ पर चेस कर लिया था, डकपत तेज लग गया था, नहीं तो इजीली चेस भी हो रहा था उनका। करंट स्कोर में कोई बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा सा लो स्कोर बनाया था वार्विकशायर ने ऊपर वाले मैचेस की अगर हम बात करें, कंपेयर करें उससे, लेकिन डरहम ने वापस से यहाँ पर दिखा दिया कि बैटिंग यहाँ पर अच्छी ही हो रही है जब उन्होंने चेस किया था। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर 277 बनाया था लैंकाशायर ने, तो बहुत बड़ा टोटल यहाँ पर भी नहीं बना था। वार्विकशायर यहाँ पर भी चेस नहीं कर पाई थी और पेसर्स का अपर हैंड था। तो जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं, वार्विकशायर काफ़ी वीक टीम रही है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, इसीलिए रिजल्ट्स भी उनकी सपोर्ट में नहीं गए हैं। पेसर्स का अपर हैंड होता है, रन ठीक ठाक ही बन जाते हैं। अगर हम इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, मैं यहाँ पाकिस्तान वाला मैच नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पर इंग्लैंड का सेकंड टीम था और कितना ज़्यादा आप कंसिडर करना चाहेंगे उन मैचेस को मुझे पता नहीं। लेकिन जो होता है, अगर मैं इंटरनेशनल मैचेस की बात करूँ, चाहे वो वर्ल्ड कप से हो या फिर कुछ हो, कि रन्स यहाँ पे बनता है, ठीक है। हमेशा ही आपको आप नोटिस कर सकेंगे कि 300 350 रन तक यहाँ पर बन भी जाते हैं, कभी कभार चेज भी हो जाते हैं, कभी कभार नहीं भी होते हैं। लेकिन बैटिंग हैवी टीम जनरली आप जब यहाँ पे टीम बनाते हैं तो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। और हमेशा ही नोटिस करना होता है कि
टॉप 4 जो है आपकी तरफ से, दोनों ही टीमों की तरफ से, वो कवर्ड हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ से ही majority ऑफ द टाइम्स जो एक आध बड़ा इनिंग्स किसी इंडिविजुअल प्लेयर्स का आता है वो वहाँ से आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस चीज़ को हम किस तरह से आगे यूज़ करवाते हैं। यहाँ पर भी सैम हेन का ही नाम है, ऑफकोर्स वो अवेलेबल नहीं है। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो ये रही ग्राउंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें। आप देख सकते हैं वार्विक शाह का परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा मैचेस यहाँ पर हारे ही हैं। रन यहाँ पर बन सकते हैं, बाकी टीम्स ने आकर तो यहाँ पर रन बना के रखा हुआ है, लेकिन वार्विक शाह काफ़ी पीछे रही है बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। प्लेइंग यूनिट की बात करें तो देखते हैं कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर अलग हो सकते हैं। आखिरी मैच खेला था वार्विक शाह ने मैच डे में ग्लैमरगन के अगेंस्ट में, तीसरी टीम के बारे में बहुत कम आइडिया हमें नहीं है। जो मेजर 2 चेंजेस होंगे वो है येट्स और रोड्स वापस आएंगे। येट्स ओपनिंग नहीं भी कर सकते हैं, किसी और बैटिंग ऑर्डर पर भी वो उतर सकते हैं। रोड्स नंबर 3 या 4 पे ही आएंगे और वो टीम की कैप्टनसी भी करेंगे। बाकी पोलॉक होंगे आपके पास, लैम जो थोड़ी सी बॉलिंग करा सकते हैं, पिछले मैच पर शायद नहीं कराया था लेकिन ये थोड़ी सी बॉलिंग करा सकते हैं। उसके बाद बर्जेस जो पिछले मैच में कीपिंग भी कर रहे थे और कैप्टनसी भी कर रहे थे, कीपिंग तो वो अभी भी करेंगे लेकिन कैप्टनसी चला जाएगा रोड्स के हाथों में। उसके बाद बेथल है, ब्रूक्स इनकी मैं बात कर रहा था जो खेल रहे हैं अभी, एज ब्रूक्स जो इनके बड़े भाई हैं उनके जगह पर। चक्रपानी खेले थे पिछले मैच पर, क्या रोल है इनका मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, ना ही बॉलिंग दी गई ढंग से ना ही बैटिंग ढंग से मिला। उसके बाद वॉलेनहोवन, मनराज जोहाल शायद इनका नाम है, और गैरेट, इन दोनों में से कोई एक खेल सकते हैं। और रायन सैडबर्टन बेंच पे एक और प्लेयर है बुलपिट नाम का, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको मौका मिलने वाला है। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रोड्स को आपको रखना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है 2 साल पुराना जो रोड्स है और थे और अभी जो रोड्स हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनके ऊपर बड़ी है और काफ़ी लोग कैप्टन भी होने वाले हैं अगर हम स्मॉल लीग की टीम की बात करेंगे तो इसीलिए टीम में आपके ज़रूर से होने चाहिए, दोनों तरफ से ही आपकी सही से कंट्रीब्यूट करने की क्षमता ये रखते हैं। उसके बाद बर्जेस जो है वो डिफ़ॉल्ट कीपर होने वाले हैं आपके लिए। बेथल एक और काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालांकि इस ग्राउंड पे स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इतना मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ये बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सेफेस्ट प्लेयर होंगे। अभी पिछले मैच पर भी उन्होंने बॉलिंग से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन करा था ग्लैमरगन के अगेंस्ट में। नीचे अगर हम आएंगे तो हमें रायन साइडबॉटम मिल जाएंगे, गैरेट मिल जाएंगे और ब्रूक्स मिल जाएंगे जिन्होंने बॉलिंग से अच्छा करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई एक्स्ट्रा बॉलर तो आप सबसे पहले जो मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा वो है ब्रूक्स का। ठीक है, लोअर डिवीजन क्रिकेट में वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं और उसके बाद गैरेट। इन दोनों के बाद अगर आपको कुछ देखना है तो जनरली जो मैं सजेस्ट तो करूँगा नहीं, तो आप साइडबॉटम के साथ जा भी सकते हैं। ठीक है, अभी ऊपर 3 और प्लेयर्स हैं, पोलॉक हैं, येट्स हैं, लैम्ब हैं। इनमें से पोलॉक आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो नहीं होऊंगा क्योंकि कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंट मैंने इनको होते हुए देखा नहीं है। और आगे जब हम डिस्कस करेंगे नॉटिंघमशायर की टीम के बारे में ना, तो मैं आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जो हो सकता है कि आपकी टीम में पहले प्रेफरेंस रखें और उनको अगर आप लेने जाएंगे तो आप शायद ही पोलॉक या फिर लैम्ब जैसे जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे उनको मैनेज कर पाएँ। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अभी बात करते हैं नॉटिंघमशायर की तरफ से, और अगर मैं सही बताऊं ना तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ वीकनेस जो है नॉटिंघमशायर की टीम में आया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम वो मुझे अभी भी नज़र आ रहे हैं और सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं इनके टीम में अवेलेबल हैं। अभी हो सकता है कि जिन प्लेयर्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊँ आज के मैच में वो 0 बनाए, ठीक है, नेक्स्ट मैच में भी 0 बनाए, लेकिन ओवर द सीजन अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा नाखुशी होने वाली है जब इनको देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, बेन स्लेटर तो आपने देख ही लिया कि क्या पोटेंशियल वो रखते हैं, इनके रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं और सेफेस्ट पॉसिबल कैप्टन भी होने वाले हैं मुझे लगता है नॉटिंघमशायर की तरफ से। अभी भी काफ़ी लोग उनको ले रहे हैं, मतलब टीम में तो सबके होंगे, कैप्टनसी के लिए भी मुझे लगता है काफ़ी सही ऑप्शन भी होने वाले हैं। उसके बाद हासिफ हमीद जिन्होंने रिसेंटली ही इंडिया के अगेंस्ट में अच्छी बैटबाजी करी है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है इस फॉर्मेट में, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामने वाली टीम की बॉलिंग भी हिस्टोरिकली भी उतनी अच्छी नहीं रही है और अभी तो फिर भी चलिए बच्चे को खिला रहे हैं, वो काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स हैं तो पॉसिबिलिटीज़ इनके पास भी है और एक्सपीरियंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, इंटरनेशनल कैलिबर भी ब्रिंग करते हैं ये। नीचे आएंगे तो एविशन खेल सकते हैं। एविशन अगर खेलते हैं तो मस्ट से भी ऊपर वाले मस्ट हैव है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम में जो प्लेयर्स थे उनमें से ये रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मतलब उस स्क्वाड में उतना वो मतलब ब्राइट नहीं नजर आते थे। ठीक है, जितना गोल्ड्सवर्थ थी जो सोमरसेट की टीम में खेलते हैं, या फिर केसी ऑल्ड्रिच जो भी सोमरसेट की टीम में खेलते हैं, बेन चार्ल्सवर्थ क्लस्टर के जो खेलते हैं,
जॉर्डन कॉक्स, ये सब नाम आपने देख के रखा ही होगा। तो इन्होंने जितना ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया था, जितना ज़्यादा परफॉर्म करा था, इनका उतना पोटेंशियल हमको देखने को नहीं मिला था। लेकिन रिसेंट ईयर्स में इन्होंने जितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है और जितना ज़्यादा पोटेंशियल शो करा है, टैलेंट शो करा है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अंडर 19 वर्ल्ड कप के वो स्क्वाड के प्लेयर्स अभी भी रहे होंगे जो इतना ज़्यादा पोटेंशियल शो करने में सक्षम रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस सीज़न में। काउंटी में भी फर्स्ट टीम के होकर खेल चुके हैं। किसी टूर्नामेंट में इन्होंने बैटिंग से धमाल मचा कर रखा हुआ है, किसी टूर्नामेंट में बॉलिंग से। लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैकेज हो सकते हैं। और मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई ऑलराउंडर चाहिए जो आपको दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखे, तो जोई एविसन एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, अगर खेलते हैं तो हमारे टीम में ये आपको ज़रूर से दिख जाएंगे। अगर नहीं खेलते हैं तो हम अगर बाकी ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो मॉन्टगोमेरी आपको दिख जाएंगे, ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, थोड़ी सी बॉलिंग करवा सकते हैं। ये पहले खेलते थे वारविकशायर की टीम में, इसी सीजन में वो नॉटिंघमशायर की टीम में आए हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोरर माने जाते हैं। अगर आप एक बैटिंग हैवी टीम बना रहे हो तो मॉन्टगोमेरी आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी बॉलिंग कुशन भी आपको दे देंगे। विकेट्स निकाले नहीं निकाले, लेकिन बॉलिंग कराते हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद आते हैं सॉल बोडिंगर। सॉल बोडिंगर वाइटरेड ब्लास्ट में भी खेल चुके हैं और वहाँ पे जो हमने वीडियो बनाया था इनके बारे में हमने बातें करी थी। हालांकि वाइटरेड ब्लास्ट में उन्होंने कुछ खास नहीं करा हुआ था, लेकिन अभी जो है जितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं नॉटिंघमशायर की टीम में, जो लोअर डिवीजन में सबसे ज़्यादा ट्रायबल एंड ट्रस्टेबल प्लेयर्स में से हैं, उनमें से सॉल बोडिंगर का नाम आता है। मैं कह रहा हूँ लोअर डिवीजन में। ये जो स्लेटर हैं, हामिद हैं, ये तो फर्स्ट टीम के होकर भी खेल चुके हैं और खुद को साबित कर चुके हैं, लेकिन जो सॉल बोडिंगर अभी भी खुद को फर्स्ट टीम में साबित नहीं कर पाए हैं। लेकिन इनके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर वो खड़े हो जाते हैं तो 150 के ऊपर भी इंडिविजुअल स्कोर को वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में अभी बता रहा हूँ, आज के मैच में 0 बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा नाखुश होंगे मेरे इस कमेंट से इनके बारे में। नीचे आएंगे तो पीटर ट्रेगो मिल जाएंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और बॉलिंग अभी तो नहीं कराते हैं, पहले बॉलिंग भी करवाते थे। रिकॉर्ड्स कोई नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि सोमरसेट पहले वो सोमरसेट को खेलते थे और सोमरसेट इस ग्रुप पे कभी रहती नहीं थी, तो इसीलिए इनका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन काफ़ी डिपेंडेबल बैट है। और ऊपर जो यंग प्लेयर्स होंगे, उसके बाद अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबल या डिपेंडेबल मैच्योर प्लेयर को ढूंढ रहे हैं तो ऑफकोर्स वो पीटर ट्रेगो हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर ये है। उसके बाद आते हैं लिंडन जेम्स और लुइस पैटरसन व्हाइटसाइड, इनका नाम है। ये दोनों ही रिसेंटली काउंटी सिलेक्ट 11 के होकर खेल चुके हैं इंडिया के होकर, और दोनों ने ही स्पेशली बॉलिंग से तो काफ़ी प्रभावित करा हुआ था। लिंडन जेम्स, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, बैटिंग हैंड भी काफ़ी अच्छा है। पैटरसन व्हाइट क्या है कि लोअर डिवीजन क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा खुद को साबित कर चुके हैं, स्पिनर है। लिंडन जेम्स इस सीज़न में ही इनको डिस्कवर करा है नॉटिंघमशायर की टीम ने काउंटी सर्किट में इन्होंने काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। आपको याद होगा जो काउंटी का एकमात्र मैच लिस्ट किया था इस सीजन में ड्रीम 11 ने नॉटिंघमशायर का, वहाँ पे भी इनको काफ़ी लोग ज़्यादा लोग सिलेक्ट भी कर रहे थे और कैप्टन भी बना रहे थे, अगर आपने वो मैच खेला होगा जो हमने कवर करके रखा हुआ था। नीचे आएंगे तो शैडेनडॉर्फ है, ये कीपर है, ठीक ठाक से प्लेयर है। आप अगर कंसीडर करना चाहो बड़ी लीग में ले सकते हो, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। पेस अटैक जो है वहाँ पे भी मुझे नॉटिंघमशायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। ठीक है, डेन पैटरसन जो इस फॉर्मेट में बहुत ही लीथल माने जाते हैं, ये साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट में कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं डॉल्फिन्स के होकर, डॉल्फिन्स ने आपका ना केप कोबरास के होकर। उसके बाद ल्यूक फ्लेचर तो है ही, जिनके इस फिक्चर में भी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं और डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं। ब्रेट हटन भी काफ़ी कंसिस्टेंट बॉलर रहे हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं। इवन काउंटी में भी इनको जितने मैचेस में मौका मिला इन्होंने काफ़ी प्रभावित करके रखा हुआ था। अभी देखना पड़ेगा कि टीम को किस तरह से इस्तेमाल करती है और खिलाती है या नहीं। सबसे पहली बात तो वही है, क्योंकि बेंच पे टॉम बारबर नाम की भी एक बॉलर है। अगर टीम कुछ वेरिएशन लाना चाहती है बॉलिंग में, एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर को इंक्लूड करना चाहती है, तो वो टॉम बारबर को भी खिला सकते हैं, जो भी काफ़ी अच्छे नजर आए हैं मुझे लोअर डिवीजन क्रिकेट में। तो भड़ भड़ के टैलेंट जो है वो नॉटिंघमशायर की टीम में मुझे देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि ये टीम एक बहुत ही बड़ी कंटेंडर बन सकती है इस बार की चैंपियनशिप को जीतने के लिए भी, क्योंकि मतलब हर एक पोजीशन पे इनके पास स्पेशलिस्ट प्लेयर है। मतलब ऐसा स्पेशलिस्ट प्लेयर नहीं जो फर्स्ट टीम में बहुत ज़्यादा ट्रायबल या ट्रस्टेबल प्लेयरों में से हो, लेकिन लोअर डिवीजन क्रिकेट में ही जो हो सकता है कि हर टीम के पास उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं हो, एक आध कोई प्लेयर हो उनको लेकर ही उनको चलना पड़े, लेकिन इनके पास भर भर के ऐसे प्लेयर्स हैं जो लोअर डिवीजन क्रिकेट में खुद को बहुत ही ज़्यादा हद तक साबित करके आए हैं। अभी देखिए, मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कि आज के मैच में धराशायी हो जाए नॉटिंघमशायर की टीम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इनके पास पोटेंशियल है, इनके पास टैलेंट है। अभी वो इस टैलेंट को, इस पोटेंशियल को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे वो तो बात की बात है। ठीक है,
ऐसे भी टीमों को हमने खेलते हुए देखा है जो अंडर 21 प्लेयर्स को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कम मतलब गेम उन्होंने दिखा के रखा हुआ है। यहाँ पर तो फिर भी काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और काफ़ी ट्रायबल ट्रस्टेबल प्लेयर्स में से हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इतना एक्सपेक्टेशन रखा है। बाकी देखते हैं मैच में क्या होता है। क्रिकेट अनिश्चितता का गेम है, आप हमेशा यहाँ पे जो सोचेंगे वो होगा, ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा कुछ चीज़ों के बेसिस पे। कैप्टन मसलन चॉइस की बात करें, वार्विक शॉ के होकर, सिर्फ वार्विक शॉ के होकर नहीं, मुझे लगता है परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोड्स ही होने वाले हैं, क्योंकि वाइड रेडी ब्लास्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था और काफ़ी लोग इनको जानते भी होंगे उस हिसाब से और दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट भी करेंगे। हमारे टीम में तो ज़रूर होंगे। कैप्टन मसलन बनाएंगे या नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद बेथल है जिन्होंने पिछले कंट्रीब्यूट करके रखा था। कैप्टन शायद कोई नहीं बनाए टीम में, लेकिन सबके होने चाहिए। पोलॉक और बर्जेस, उसके बाद पोलॉक को लोग नाम के बेसिस पे ले सकते हैं, हालांकि बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये नजर नहीं आए हैं। और याद रखना, अगर यहाँ पर हाई स्कोरिंग इनकाउंटर होता है ना, तो 35, 40, 45 रन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा नहीं। ठीक है, ये कंसिडर कर सकते हैं आप। बाकी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इनको लेकर भी। नीचे आएगा तो लैम्प का ऑप्शन है, ये थोड़ी सी बॉलिंग भी करा सकते हैं। और बॉलरों में से अगर आपको देखना है तो गैरेट और ब्रूक्स में से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। नॉटिंघम की तरफ से हामिद और ट्रेगो में से लोग जा सकते हैं, या फिर ब्रेन स्लेटर का भी ऑप्शन लोगों के पास हो सकता है। ट्रेगो आप उम्मीद रख सकते हैं सबकी टीम में होंगे, ठीक है, लेकिन इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे होने वाला है। और अगर हम बैटिंग हेवी टीम बनाते हैं, जो इस ग्राउंड पे बनता भी है, तो देखना पड़ेगा कि कहाँ तक हम इनको मैनेज कर पाते हैं। हामिद, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि इनको हम मैनेज कर पाए, क्योंकि काउंटी सर्किट में बहुत ही अच्छे फॉर्म पर ये रहे हैं। इवन रिसेंटली प्रैक्टिस मैच जो हुआ था इंडिया के अगेंस्ट में, उस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी और 100 भी मारा था। उसके बाद लिंडन जेम्स, और रिस्क लेना है तो बुडिंगर और एविसन मॉन्टगोमेरी जैसे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होंगे अगर आप चाहते हैं तो। इवन पैटरसन वाइट भी हैं बॉलिंग में, ल्यूक फ्लेचर हैं, डैन पैटरसन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन चलिए स्मॉल लीग की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए इन ऑप्शंस में से ही अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मैंने इस तरह का एक टीम बना कर रखा हुआ है और ये पूरी तरीके से नॉटिंघमशायर के सपोर्ट में है। ये मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है। मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे टॉप 3 बैट्समैनों को रख लिया है। नंबर 3 पर मतलब टॉप 4 बैट्समैनों से तीनों को रखा है। एविसन अगर खेलते हैं तो मस्ट से भी ऊपर वाले मस्ट हैव है। अगर यहाँ पे मॉन्टगोमेरी खेलते हैं तब आप कुछ सोच सकते हो। मॉन्टगोमेरी बहुत मतलब गए गुजरे वाले प्लेयर नहीं है, लेकिन क्या है कि एविसन आपको ऑलराउंडर की तरह काम करके देंगे। मॉन्टगोमेरी बहुत बुरे भी नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट मैंने देखा नहीं है। आप टीम में फिर भी रख सकते हो अगर आप चारों बैट्समैन लेकर चलना चाहते हो। और अगर आपको सेफ जाना है, आप क्या कर सकते हो, एविसन अगर नहीं खेलते हैं तो आप यहाँ पे लेके जा सकते हो पोलॉक को, जो लोग ले रहे हैं। और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो पोलॉक ही ऑप्शन बचते हैं तो जो अगर आपको सेफ देखना है, या फिर लैम्प जो थोड़ी सी बॉलिंग भी करा सकते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। और अगर एविसन खेलते हैं तो एविसन मस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। बाकी ऑलराउंडर में हमने यहाँ पे रोड्स को रखा है, पैटरसन वाइट रखा है, लिंडन जैसी बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऑलराउंडर रखे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 स्पेशलिस्ट बॉलर रखे हैं। यहाँ पर पैटरसन वाइट को भी रखा है, 3 बॉलर हो गए हैं। लिंडन जेम्स थोड़ा नीचे ही बैटिंग करने आएंगे, बैटिंग के लिए भी हमने 3 प्लेयर रखे हैं, तो इसीलिए लिंडन जेम्स को मैं इनिशियली रख नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं पैटरसन वाइट, लिंडन जेम्स दोनों को लेके भी चल सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा एक को ही रखे चलो, ठीक है। बॉलिंग पे यहाँ पर मैंने साइड बॉटम को नहीं रखा है जो लोग लग रहे हैं, मैंने यहाँ पर रखा है ब्रूक्स को, इनको भी लोग रख रहे हैं, लेकिन साथ में लोग साइड बॉटम को रख रहे हैं। इसके अलावा आपके पास फुरर का ऑप्शन, माफ करना गैरेट, फुरर तो नहीं है, गैरेट का काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो पिछले मैच में खेले भी थे और इनके रिकॉर्ड्स वगैरह काफ़ी अच्छे रहे हैं लोअर डिवीजन क्रिकेट में। तो देखना पड़ेगा कि टीम इनको आज खिलाती है या नहीं। और बाकी साइड बॉटम भी ठीक ठाक ही हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं ये, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन मेरे टीम में कुछ इस तरह का ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक जो प्लेयर का स्लॉट है, अगर एविसन खेलते हैं तो एविसन, नहीं तो बैट्समैनों में से पोलॉक, और बॉलरों में से कोई एक सेफ बॉलर को अगर आप चाहें तो लेके जा सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगा इनिशियली कि एक बैटिंग हैवी टीम बनाओ। वार्विक शॉ की तरफ से भी टॉप 4 को लेने का मेरा मन था, लेकिन मुझे कोई ऐसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर दिख नहीं रहा है कि मैं ले सकूँ। पोलॉक एक ऑप्शन है, लोग ले रहे हैं क्योंकि उनको तो आप ले सकते हैं। उसके बाद विल रोड्स है मेरे पास, और बर्जेस को भी मैंने रखा है। पोलॉक अगर आप लेते हैं तो 3 बैट्समैन हो ही जाएंगे टॉप 4 में से, तो वो भी एक सही कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और अगर आप बैटिंग हैवी टीम बनाने की सोच रहे हैं, जो इस ग्राउंड पे भी और इस फिक्शन में भी हमने बनते हुए देखा है, तो ठीक ठाक ही हो जाएगा, ठीक है। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो बैट्समैनों में से ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए। बेन स्लेटर मुझे लगता है काफ़ी लोगों के कैप्टन हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा शायद नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट खेलोगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्टेस्ट से किसी ना किसी टीम में आपको ये कैप्टनसी होते हुए दिख जाएंगे,
ठीक है। मिनिमम जो स्टैट्स देख के भी टीम बनाएंगे ना, वो भी इनको कैप्टन ज़रूर से बना लेंगे, क्योंकि पिछले सीजन में कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने करके रखा था और ये फॉर्मेट उनको काफ़ी पसंद है, इतना तो हमें समझ में आ ही रहा है और इस फिक्चर में इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो तो बुडिंगर बैट्समैनों में से बहुत ही सही ऑप्शन है। हासिफ हमीद का ऑप्शन भी ऑन रहता है, लेकिन इस फॉर्मेट में मुझे वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नजर नहीं आते हैं, टीम में हमारे ज़रूर से होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं एविसन अगर खेलते हैं तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हॉट लिस्टेड कैप्टन चॉइस में वो रहेंगे। स्मॉल लीग में रिस्क हो जाएगा, लेकिन पर्सनली हो सकेगी तो मैं वो रिस्क लूँगा। बड़ी लीग में आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, जो सेफेस्ट होगा वो है विल लॉर्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड्स इनके बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन 1-1.5 साल में, ये 2 साल में इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट करके रखा हुआ है, तो वही बात है, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं। तो ये रही सारी एनालिसिस और सारी चीज़ें जो बताने लायक था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन में सारी अपडेट्स वगैरह यहीं पे आती है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।